शुरुआत करते हैं 3000 साल पुराने एक ऐसे सफर की जहां समाज एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब लोग समान अधिकारों वाले छोटे-छोटे कबीलों में रहा करते थे और देखते ही देखते वो विशाल किलेबंद साम्राज्यों में तब्दील हो गए। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सत्ता और समाज के उस बुनियादी ढांचे की कहानी है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी। अब मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि 3000 साल पहले आखिर नेता चुने कैसे जाते थे। आजकल तो हम सीधे मतदान करते हैं, बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा हमेशा नहीं था। शुरुआत में कबीलों की सभाएं किसी बहादुर और समझदार योद्धा को अपना सरदार चुन लेती थीं, पर फिर एंट्री होती है कुछ बेहद महत्वाकांक्षी लोगों की, जिन्होंने विशाल और भव्य अनुष्ठानों के जरिए पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी। मतलब अब शासक चुने नहीं जाते थे, बल्कि वो अपनी ताकत का खुलेआम प्रदर्शन करते थे। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि इन शुरुआती राजाओं का उदय आखिर हुआ कैसे। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण था अश्वमेध यज्ञ। इसे उस जमाने का अल्टीमेट पावर प्ले या शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। होता यह था कि राजा एक खास शाही घोड़े को आजाद छोड़ देता था और उसके पीछे पीछे चलती थी उसकी सेना। अगर किसी दूसरे शासक ने उस घोड़े को रोका तो इसका सीधा सा मतलब था युद्ध। लेकिन अगर घोड़े को शांति से गुजरने दिया गया तो ये मान लिया जाता था कि यज्ञ कराने वाला राजा ज्यादा ताकतवर है। फिर इन सभी अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को एक भव्य यज्ञ में बुलाया जाता था, जहां उन्हें शक्तिशाली शासक के लिए कीमती तोहफे लाने होते थे। अब सत्ता तो मिल गई, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए समाज को एक कड़े अनुशासन में बांधना जरूरी था, और यहीं से उदय होता है वर्ण व्यवस्था का। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस नई व्यवस्था में समाज को लोगों के कौशल या हुनर के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर उनके जन्म के आधार पर बांट दिया गया। पुरोहितों ने खुद को सबसे ऊपर रखा और वो ब्राह्मण कहलाए। फिर नंबर आया शासकों और योद्धाओं का, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। खेती और व्यापार करने वालों को वैश्य की श्रेणी में रखा गया और सबसे आखिर में आते थे शूद्र, जिनका काम बाकी सभी वर्गों की सेवा करना तय कर दिया गया। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये नियम कितने सख्त थे। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान से पूरी तरह बाहर रखा गया। हद तो तब हो गई जब अछूत जैसी एक नई और कठोर अवधारणा समाज में आ गई। शिकारी, संग्राहक या शमशान में काम करने वाले पेशेवर समूहों को इस श्रेणी में डाल दिया गया और ये मान लिया गया कि उनके संपर्क में आना भी अपवित्र कर देने वाला है। शुरुआती जनपदों की खुदाई में जो चीजें मिली हैं, वो इस बढ़ते हुए वर्गभेद की कहानी खुद बयां करती हैं। उदाहरण के लिए, बेहद पतली, खूबसूरत और बारीक नक्काशी वाली मिट्टी की कलाकृतियां, जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है, ये कोई रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें नहीं थीं। इन्हें खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए और बड़े मौक़ों पर ही निकाला जाता था। ये साफ दिखाता है कि समाज में कुछ लोग कितने विशिष्ट और संपन्न होते जा रहे थे। खैर, राजाओं के इस बढ़ते हुए रुतबे और भव्यता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, और ये जरूरत पूरी हुई एक जबरदस्त आर्थिक बदलाव से, जिसे हम कृषि क्रांति कह सकते हैं। खेती के तरीकों में दो ऐसे बड़े बदलाव आए जिन्होंने सच में गेम ही पलट दिया। पहला, लकड़ी की जगह लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे कठोर और भारी मिट्टी को आसानी से जोता जाने लगा। और दूसरा था धान की रोपाई। बीजों को सीधे खेत में छिड़कने के बजाय पहले उनकी पौध तैयार करके पानी से भरे खेतों में लगाया जाने लगा। बेशक दासों और मजदूरों के लिए ये कमर तोड़ देने वाली मेहनत थी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि फसल कई गुना ज्यादा होने लगी। बम्पर पैदावार का सीधा सा मतलब था अथाह संपत्ति, और इसी संपत्ति ने जन्म दिया महाजनपदों को और एक बिल्कुल नए टैक्स सिस्टम को। लगभग 2500 साल पहले जब इन जनपदों के पास अतिरिक्त धन आने लगा, तो कुछ जनपद इतने ताकतवर हो गए कि वो महाजनपद कहलाने लगे। अपनी सुरक्षा और रुतबे का दिखावा करने के लिए राजाओं ने ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों वाले विशाल किले बनवाने शुरू कर दिए। ये किले इतने भव्य थे कि उनका निर्माण देखकर आज भी हैरानी होती है। अब जाहिर सी बात है, इतने विशाल किलों को बनाने और पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी आहत सिक्कों में वेतन पाने वाली एक परमानेंट सेना रखने का खर्च भारी भरकम था। इसके लिए लोग अपनी मर्जी से जो तोहफे देते थे, उनसे तो काम चलने वाला नहीं था। इसलिए राजाओं ने एक पक्का और नियमित टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। किसान, कारीगर, पशुपालक, व्यापारी या फिर जंगल से चीजें इकट्ठा करने वाले, अर्थव्यवस्था के हर हिस्से पर कोई ना कोई टैक्स लगा दिया गया।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण टैक्स था भाग, जिसका मतलब है हिस्सा। खेती से जो भी पैदावार होती थी उसका ठीक छठा हिस्सा यानी 1/6 राजा के लिए रिजर्व कर दिया गया। क्योंकि उस वक्त समाज का सबसे बड़ा तबका खेती ही करता था, इसलिए ये टैक्स इन प्राचीन राज्यों की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ बन गया। वो अब तक हमने देखा कि राजा कैसे ताकतवर हुए, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। चलिए देखते हैं राजशाही और शुरुआती गणतंत्र के बीच का वो दिलचस्प टकराव। कल्पना कीजिए दो बिल्कुल अलग तरह के पड़ोसी राज्यों की। एक तरफ है मगध, जो एक चरम और विस्तारवादी राजशाही का उदाहरण है, जहां पूरी ताकत सिर्फ एक राजा की मुट्ठी में कैद है। और दूसरी तरफ है वज्जी, जो एक गण या संघ के रूप में चलता है। ये एक शुरुआती गणतंत्र की तरह था, जहां कोई एक अकेला इंसान फैसले नहीं लेता था, बल्कि कई सारे शासक मिलकर आम सहमति से नीतियां तय करते थे। मगध एक अजेय सुपर पावर कैसे बना, इसके पीछे उसकी गजब की भौगोलिक रणनीतियां थीं। गंगा और सोन नदियों ने उसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और पानी दिया। जंगलों से उन्होंने जंगली हाथियों को पकड़कर अपनी सेना में शामिल किया, और लोहे की खदानों से उन्होंने ऐसे मजबूत हथियार बनाए जिनका कोई तोड़ नहीं था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद महत्वाकांक्षी राजाओं ने मगध को उस दौर का सबसे खूंखार साम्राज्य बना दिया। इन प्राचीन सेनाओं का खौफ किस कदर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2300 साल पहले दुनिया जीतने निकले मैसेडोनिया के राजा सिकंदर के सैनिक भी बुरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने ब्यास नदी पार करके इन हाथियों और पैदल सैनिकों की विशाल फौज से टकराने से ही साफ इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वज्जी संघ का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। यहाँ फैसले किसी शाही फरमान से नहीं, बल्कि जनसभाओं में होने वाली लंबी चर्चाओं और बहसों के बाद लिए जाते थे। अगर कोई बाहरी हमला होता तो भी सब मिलकर रणनीति बनाते थे। हालांकि इस व्यवस्था में भी महिलाओं और मजदूरों को सभाओं से बाहर ही रखा गया था, जो कि इसकी एक बड़ी कमी थी। लेकिन फिर भी ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों का एक बेहद शानदार और शुरुआती मॉडल जरूर पेश करता है। इतिहास के पन्नों में गौतम बुद्ध का एक बहुत ही दिलचस्प विचार दर्ज है। उन्होंने कहा था कि वज्जी संघ जैसे गणतंत्र की असली ताकत उसकी सेना में नहीं है, उसकी ताकत है नियमित रूप से होने वाली बैठकें, आपसी सम्मान और अपने कमजोर वर्गों की सुरक्षा। और सच कहें तो ये विचार आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, क्या किसी भी समाज को लंबे समय तक टिके रहने के लिए हथियारों की ज्यादा जरूरत है या फिर एकजुटता और आपसी संवाद की? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।